हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है 3x3 ऑर्डर के आव्यूह का सारणिक ज्ञात करना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो मान करके चलिए हमें एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया गया है। थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को जनरल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23 और लास्ट में a31, a32 और a33, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को। अब यहाँ हमें ये जो डिटर्मिनेंट दिया है, फिर से 3x3 का हमने लिया है, एक आव्यूह के डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करके बताया है, उसके दोनों तरफ हमने मॉड्सों से रिप्रेजेंट कर दिया है। तृतीय कोटि के सारणिक को हम 6 प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं। 6 प्रकार से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 तो पंक्तियों के सापेक्ष और 3 स्तंभों के सापेक्ष। उन 6 विधियों में से आप कोई सी भी विधि यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी विधि के इस्तेमाल से निकाले गए मान हमेशा बराबर बराबर ही आएंगे, चाहे आप R1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं, चाहे C3 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 के 6 मेथड्स में आपको सेम ही मिलने वाली है। तो हमें तो केवल एक मेथड से सीखना है, हमें तो केवल एक मेथड से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश R1 के सापेक्ष हम कैसे निकालेंगे। प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कैसे किया जाएगा। प्रथम पंक्ति का मतलब है R1, तो जब भी हम R1 के सापेक्ष डिटर्मिनेंट ए निकाल करके बताएंगे तो यह होती है हमारी प्रथम पंक्ति। इसके सापेक्ष मान निकालने के लिए a11, और जब हम a11 की गुणा करेंगे तो हमें क्या लेना है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देना है, और जो भी डिटर्मिनेंट अब हमारा बच रहा है उसे हमें यहाँ लिख लेना है। जब भी हम पहली पंक्ति के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो पहले वाले अवयव को लेंगे a11 का मतलब है पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए, और जो भी अवयव बच रहे हैं उन्हें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए। साथ ही हम यहाँ -1 की घात i प्लस j से इनकी गुणा करते हुए चलेंगे। i का मान भी यहाँ 1 है और j का मान भी यहाँ 1 के ही बराबर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से -1 की घात i प्लस j। अब i प्लस j का मान हम दूसरे अवयव के लिए लेंगे 1 प्लस 2, और साथ ही जब हम पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देने पर जो भी चारों अवयवों से हमें डिटर्मिनेंट मिल रहा है a21, 31, उसे हमने यहाँ लिख लिया है। फिर उसके बाद हमारा बच जाता है तीसरा अवयव, तो फिर से -1 की घात i प्लस j, 1 प्लस 3, उसके साथ जो इनका अवयव था वो अवयव हम यहाँ छोड़ाए हैं a12। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे a13, और साथ में अब 13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देना है, जो भी अवयव बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट बना लेना है। और अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जब भी हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश उनका प्रसरण कर रहे हैं तो अब यहाँ जो मैट्रिक्स आ रहे हैं वो सेकंड ऑर्डर के आ रहे हैं, और सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स को सॉल्व करना आप सीख चुके हैं। इनके विकर्णों की गुणा करके आपस में घटाना होता है। तो यह हो जाता है प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर से एक बार हम समझ लेंगे। जब भी हम प्रथम पंक्ति के अनुदिश निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो यहाँ सभी में आएगा -1 की घात i प्लस j होंगे जो हमारे सफिक्स दिए गए हैं उन दोनों का योगफल, तो 1 प्लस 1। साथ ही उस अवयव को लिखेंगे a11, और a11 का मतलब है पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव बच रहे हैं उनका हमें डिटर्मिनेंट बना लेना है। फिर बीच में प्लस -1 की घात 1 प्लस 2, और साथ में यहाँ पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव थे हमने उनका मैट्रिक्स बनाया है और a12 की मल्टीप्लाई कर ली है। थर्ड स्टेप में a13 है तो -1 पावर 1 प्लस 3, a13 मल्टीप्लाई में लिखेंगे पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव बच रहे हैं उनकी एक मैट्रिक्स, उनका एक डिटर्मिनेंट बना लेने पर। इसी तरीके से यदि आपको करना है R2 के सापेक्ष, तो R2 के अनुदिश कैसे हम इसका प्रसरण कर सकते हैं। तो R2 के सापेक्ष आप इस मान को लेकर के चलेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे a21 से। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट a इक्वल -1
पावर में इन दोनों का योगफल 2 + 1। उसके बाद यह जो अवयव है उसे लिखेंगे और यहाँ दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट हम बना लेंगे। बीच में प्लस, अब हमें चलना है a22 पर -1 to the power 2 + 2 a22। अब यहाँ दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर जो भी अवयव बच रहे हैं उनका फिर से डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। और लास्ट में -1 to the power 2 + 3 a23 और मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़कर। 23 का मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए और जो भी अवयव यहाँ बच रहे हैं उन्हें यहाँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये बन जाता है हमारा R2 के सापेक्ष प्रसरण हमें कैसे करना होगा। इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यूज़ लगाते चले जाएंगे तो आपको दूसरी पंक्ति के अनुदिश डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या मिलने वाली है वो पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप R3 के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं। एक बार हम कॉलम के लिए और सीख लेते हैं कि कॉलम के रेस्पेक्ट में हम कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे। तो यदि हम यहाँ C1 के सापेक्ष सीखें पहले स्तंभ के लिए, C1 के अनुदिश प्रसरण डिटर्मिनेंट A विल बी इक्वल टू, वही काम करना है -1 के ऊपर। जब पहले स्तंभ के अनुदिश चल रहे हैं तो पहला अवयव है 1 1, तो 1 + 1 a11 की मल्टीप्लाई अब हम करेंगे पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेने पर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में -1 to the power, अब C11 में दूसरा अवयव होता है a21, तो -1 to the power 2 + 1 a21 के साथ हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो भी अवयव यहाँ बचे हैं उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेने पर। इसी के साथ लास्ट स्टेप में -1 to the power, फर्स्ट कॉलम में हमारा लास्ट एलिमेंट होता है a31, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 1 a31 मल्टीप्लाई में तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देने पर जो भी अवयव बच रहे हैं a12 a13 a22 और a23। तो ये हो जाता है हमारा पहले स्तंभ C1 के अनुदिश दिए गए सारणिक का कैसे प्रसरण करके बताना है। साथ ही यहाँ कुछ नोट पॉइंट्स हैं, आप उन्हें भी सीख लेंगे। हमारा फर्स्ट नोट पॉइंट होता है कि जब भी हमें कोई भी सारणिक दिया गया है और उसका हमें मान ज्ञात करके बताना है कि इस सारणिक को हल करके उसका मान ज्ञात करके बताइए, तो हम उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश इनका प्रसरण करते हैं जहाँ ज़्यादा ज़ीरो होती हैं। मान करके चलिए इस पंक्ति में 2 ज़ीरो आ रही हैं और किसी पंक्ति में 0 नहीं आ रही हैं, तो हम इसी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करेंगे। मान करके चलिए C3 में हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा दे रखी हैं, तो हम उसी के अनुदिश इनका प्रसरण करेंगे। क्योंकि जब भी हमें यह मान 0 दे रखे होंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ गुणा में ये वाले अवयव भी होते हैं, तो जब ये 0 और 0 रहे होंगे तो यह दोनों टर्म्स हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमें अपना थर्ड टर्म फाइंड आउट करना होगा। मान करके चलिए केवल एक अवयव 0 है, तो कम से कम एक टर्म तो हमारी कम हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। हमें फिर केवल 2 टर्म्स ही सॉल्व करके डिटर्मिनेंट A पता चल जाएगा। तो इसीलिए गणना को सरल करने के लिए हम सारणिक का हल उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुदिश करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या ज़्यादा आ रही होगी। साथ ही इसमें नोट पॉइंट 2 है कि यदि हमें कोई एक आव्यूह A बराबर K गुणा दूसरे आव्यूह B के साथ दिया गया है, जहां A और B दोनों ही समान कोटि के वर्ग आव्यूह दिए गए हैं। A B मान करके चलो n ऑर्डर का दे रखा है और B भी हमें एक n ऑर्डर का ही स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, तब हमें डिटर्मिनेंट A निकाल करके बताना है। तो वह इक्वल होता है K to the power n इंटू डिटर्मिनेंट B के। जो भी हमारा कोफिशिएंट यहाँ दे रखा है, जो भी हमें नंबर दे रखा है, उसकी घात हम n बार ले लेते हैं जितना भी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया गया होता है। यहाँ जो n है वह रिप्रेजेंट कर रहे होंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या को। अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलें, मान करके चलिए हमें A बराबर 2 भी दे रखा है, तब हमें उनका डिटर्मिनेंट निकाल के बताना है। तो हम 2 के ऊपर कितना घात लिखेंगे, जितना इनका ऑर्डर रहा होगा। अब इनका ऑर्डर हम मान लेते हैं कि A भी 2 × 2 के हैं और B भी हमारे 2 × 2 के दे रखे हैं, तो 2 की पावर
में हम कितना लिखेंगे, जितना इनका ऑर्डर है साथ में डिटर्मिनेंट बी। तो जब भी आप डिटर्मिनेंट ए निकाल रहे होंगे वह 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट बी आपको मिल जाएंगे। जब अगर आप इनका कैलकुलेशन से भी चेक करके देखोगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं कि अगर हमें थर्ड ऑर्डर का कोई आव्यूह दिया गया है तो उसका सारणिक कैसे निकाल करके बताएंगे। क्वेश्चन है सारणिक का मान ज्ञात करके बताइए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ हमारी दूसरी पंक्ति में 2 शून्य अवयव आ रहे हैं। तो यदि हम दूसरी पंक्ति के अनुदिश का प्रसरण कर लेते हैं तो वह हमें आसान पड़ेगा। तो हम यहाँ R2 के अनुदिश इसका प्रसरण करके बताएंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल में सबसे पहले फॉर्मूला होता है -1 टू दी पावर में जो भी यहाँ सफिक्स है। अब इस वाली रो के लिए जो सफिक्स होते हैं वह होते हैं A21, A22 और A23। तो सबसे पहले 21 के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2 + 1 लिखेंगे, साथ में वह अवयव लिखा जाता है जो भी अवयव यहाँ होता है। और उसके बाद इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ लेने पर, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ लेने पर यहाँ पर जो भी मान बच रहे हैं उन्हें हम यहाँ लिख लेंगे। इसी तरीके से अब दूसरे अवयव पे आ जाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे -1 टू दी पावर में 2 + 2। अवयव कौन सा है, 0 है। फिर से दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देने पर जो भी मान यहाँ बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट हम बना लेंगे। और लास्ट में हमें मिलता है -1 टू दी पावर 2 + 3। उसी के साथ जो भी एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है, जो भी अवयव यहाँ लिखा हुआ है उसे लिखेंगे। अब यहाँ दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर जो भी अवयव यहाँ बच रहे हैं फिर से उनका डिटर्मिनेंट हम बना लेते हैं। अब इन्हें कैसे सॉल्व करके हमें बताना है। इक्वल में यहाँ तो 0 मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये 0 हो जाएगा। फिर से यह मान 0 है तो यह भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, -1 की घात 2 + 3, -1 की घात 5 का मान -1, -1 को हम ऐसे का ऐसा ही रखें। और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए 3 की गुणा -5 में करेंगे, हमें मिलेगा -15, बीच में माइनस। 3 की गुणा -1 में करेंगे तो -3 और एक -3 इनके साथ मल्टीप्लाई करने पर +3 में बदल जाएंगे। इसके बाद इन्हें हल करने के लिए -1 और -1 की गुणा करने पर +1 और यहाँ -15 + 3 का मान हल करने पर हमें मिलेगा -12। तो यही हो जाता है हमारा दिए गए सारणिक का मान। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हम ले लें। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है दिए गए सारणिक का मान ज्ञात करके बताइए। साथ ही आप यहाँ देखेंगे यहाँ सारणिक में कहीं पर भी अवयव 0 नहीं आ रहा है। तो किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के अनुदिश हम प्रसरण कर लें हमें वही उतनी ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ कर लेते हैं R1 पंक्ति के अनुदिश प्रसरण कर लेने पर डिटर्मिनेंट A इक्वल सबसे पहले होता है -1 की घात 1 + 1। आप एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ A11, यहाँ A12 और यहाँ A13 होता है। तो जब भी हम -1 की घात पर इन दोनों का योगफल लिखते हैं तो 1 और 1 2 मतलब प्लस मिलेगा हल करके, 2 और 1 3 माइनस मिलेगा, 3 और 1 4 तो हमें यहाँ प्लस मिलेगा। तो आप -1 के ऊपर घात में इन अवयवों का योगफल ना लिख करके सीधे सीधे यह भी याद रख सकते हैं पहले वाला अवयव हमें प्लस में लिखना है, दूसरे वाला माइनस में लिखना है, तीसरे वाला फिर से प्लस में लिखना है। तो यदि हम यहाँ प्लस लगा करके A11 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ A11 का मान है 3 के बराबर। इसके बाद पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देने पर जो भी अवयवों का हमें मिल रहा है डिटर्मिनेंट उसको हम लिख लें। उसके बाद हमें पता है दूसरा अवयव माइनस में आता है तो माइनस लगा करके दूसरे वाले अवयव को लिख लेंगे -4। अब यहाँ पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर हमें कौन कौन से अवयव बच रहे हैं उनका फिर से एक डिटर्मिनेंट हम लिख लेंगे। उसके बाद हमें फिर से प्लस में लेना है अवयव, तो प्लस लगा करके जो भी तीसरे वाला अवयव है उसे हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर जो भी अवयव बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट हम बना लेंगे। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई में 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, बीच में माइनस, -2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -6, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए 1 एकम 1, बीच में माइनस, 2 दूनी 4, माइनस के हैं तो फिर से यहाँ प्लस हो जाएंगे, +5 गुणा 3 एकम 3, -2 एकम 2। आगे हल कर लें, 6 और 1 7, 21, 4 और 1 5, चौक 20, 3 से 2 घटाएंगे 1, 5 एकम 5। इन सभी को जोड़ लेने पर 40 और 6
46 हमें मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से कंप्लीट। इसी तरीके से यदि आप इस सारणी को दूसरी पंक्ति के अनुदिश भी प्रश्न करके बताएंगे तो भी आपको आंसर यही मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए R2 या R3 के सापेक्ष भी इसका प्रश्न करके इसका मान ज्ञात करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दिए गए सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। फिर से आप देख रहे हैं हर एक पंक्ति में एक एक जीरो आ रही है, तो किसी भी पंक्ति के अनुदिश हम प्रश्न कर लें हमें सेम ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो फिर से हम यहाँ कर लेते हैं R1 के अनुदिश प्रश्न करने पर डेल्टा इक्वल टू पहले वाला प्लस में लेना है, दूसरे वाला माइनस में लेना है, तीसरे वाला प्लस में लेना है। ये केवल पहली पंक्ति के लिए चिन्ह है। यदि आप आगे की पंक्तियों के लिए चिन्ह देखेंगे तो वह अलग होंगे। जैसे कि यहाँ A2 1 होता है, 2 + 1 3, तो यहाँ पर आपको मिलेगा यह अवयव माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से ये ऑर्डर चलता है। लेकिन अभी तो हमें केवल पहली पंक्ति के अनुदिश पढ़ना है, तो पहली पंक्ति के लिए चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस। तो पहले वाला अंक प्लस में लिखना है 0, उसके साथ पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देने पर जो भी अवयव बच रहे हैं उन्हें हम डिटर्मिनेंट में लिख लें। इसके बाद दूसरा अवयव होता है माइनस में, तो माइनस में साइन अल्फा। उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हम छोड़ देंगे, तो जो भी मान बच रहे हैं उन्हें फिर से हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। और लास्ट में बच जाता है थर्ड वाला, तो वह होता है हमारा प्लस में, लेकिन अवयव हमारा दिया है माइनस में कॉस अल्फा। अब यहाँ पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ लेने पर जो भी अवयव बच रहे हैं उन्हें हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे। अब इनका सॉल्यूशन हमें करना है। यहाँ 0 आ रहा है तो 0 की गुणा तो किसी में भी की हमने 0 ही मिलेगा, माइनस में साइन अल्फा। इसके बाद इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, 0 की गुणा इधर करेंगे 0, बीच में माइनस, साइन बीटा कॉस अल्फा की गुणा हमें करनी है, तो यहाँ बच जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फा। और उसके बाद माइनस कॉस अल्फा को हम ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। यहाँ इन्हें सॉल्व करके बताना है, माइनस साइन अल्फा की गुणा माइनस साइन बीटा में करेंगे तो प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा मिलेगा, बीच में माइनस, 0 की गुणा किसी भी राशि में करेंगे तो हमें यहाँ 0 पता चल जाएगा। इसके आगे 0 को तो हम यहाँ से हटा देंगे, इस वाली 0 को भी हटा लेने पर माइनस माइनस प्लस और गुणा करके हमें मिलेगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। और यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस तो ऐसे कैसे, कॉस अल्फा की गुणा इनके साथ कर लेने पर कॉस अल्फा साइन बीटा। क्या ये दोनों टर्म सेम टर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। अगर हम ऑर्डर को ध्यान ना दें तो साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा ये दोनों सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए इनका जो डिफरेंस है वह हमें मिल जाएगा 0। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है तो दिखाइए 3a डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। तो सबसे पहले हमें यहाँ जरूरत पड़ने वाली है डिटर्मिनेंट a की, साथ ही फिर 3 की गुणा हम आव्यूह a में करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट भी ज्ञात करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a क्या होगा, सबसे पहले ये जो आव्यूह हमें दिया गया है उसे हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लें। इसे यहाँ यदि हम स्तंभ 1 के अनुदिश कर देते हैं प्रसरण, तो क्योंकि यहाँ 2 0 आ रही हैं तो C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 के साथ, क्योंकि पहले वाला मान प्लस में होता है, 1 के साथ हम गुणा में लिखेंगे पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ करके जो भी मान बच रहे हैं उनको एक सारणिक के रूप में लिख लेने पर, और बाकी यह दोनों मान तो हमें 0 में ही मिलने वाले हैं तो इन्हें हम ना लिखें, ऐसे का ऐसा ही छोड़ दें। तो 1 गुणा 4 एकम 4 माइनस 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। तो हमें यह हल करके पता चल जाता है इस सारणी का मान 4 के बराबर है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 गुणा a की, तो दिए गए आव्यूह में 3 की गुणा कर लेने पर 1 0 0 0 1 0 1 2 4 प्रत्येक मान में 3 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3 0 0 0 3 0 3 6 और 3 चौक 12। यह हमें मिल जाता है सारणिक 3a का मान, 3a आव्यूह का मान। अब इसके लिए सारणिक ज्ञात करने के लिए डिटर्मिनेंट 3a निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हम वही C1 के सापेक्ष इसका प्रसरण कर दें। तो पहला अवयव है 3, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ लेने पर हमें जो भी आव्यूह बच रहा है उसे लिख लें। तो हमने यहाँ इसे सारणिक के रूप में लिख लिया है, और दूसरे और तीसरे वाले जो अवयव हैं वह हमें 0 के बराबर दे रखे हैं। तो यदि हम इन्हें हल करेंगे तो 12 दिया 36 माइनस 6 से 0 घटाएंगे, 6 की गुणा 0 में करेंगे तो 0,
इसके बाद हमें यहाँ हल करके इन्हें मिल जाएगा 108। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद आप देख रहे हैं हमने अपना LHS तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें निकाल करके बताना है 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, तो इस वैल्यू को भी निकाल लें। 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए अभी हमने ऊपर निकाले थे, ये है बराबर थे 4 के। तो यदि हम इनकी गुणा फिर से करेंगे तो हमें मिलेगा 108 ही। तो समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ रिजल्ट निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से हमारा जो मान है वो डिटर्मिनेंट 3a है, और समीकरण 2 में जो मान है वो 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a है। यही हमें सिद्ध करके बताना था, तो इन्हें हमने कैलकुलेशन से ऐसा सिद्ध करके बता दिया है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप अपनी टेक्स्ट बुक से और प्रैक्टिस करेंगे। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।